हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 2023 एचटेट पीजीटी मैथ्स का मैथ्स वाले सारा क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में और हम पूरा पेपर डिस्कस करके कंप्लीट भी कर चुके हैं। आज की वीडियो है हम 2022 का पीजीटी मैथ्स एचटेट का एग्जाम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे और 150 तक कंप्लीट कराएंगे। तो ये सीरीज का आज फर्स्ट डे है जिसमें हम एचटेट पीजीटी 2022 का एग्जाम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके वो वीडियोस देखिए और फिर ये वीडियो देखना स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, नोटबुक पेन लेके बैठेंगे सारे स्टूडेंट्स और पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। जब आपसे सॉल्व नहीं होगा तब मेरा सॉल्यूशन आप देखेंगे और सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद खुद से गो थ्रू करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ये रहेगा प्रोसेस। अगर आपके पास नोटबुक और पेन की व्यवस्था फिलहाल नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ, किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं है। देखो डी जेड है, डी जेड बाई डी एक्स कुछ भी नहीं है ना, तो बस हमें डिफरेंशिएशन के लिए डी लगाते चलना है जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स के साथ जो भी चीज होगी उसका डिफरेंशिएशन रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस जो भी चीज है उसका स्क्वायर। तो यहां पे क्या है, डी जेड दोनों तरफ कर दूंगा, डी जेड दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा। टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, पहले टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस जो भी उसके साथ है टेन इनवर्स के साथ क्या है, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अब वाई अपॉन एक्स का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो जो नीचे चीज है एक्स डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर हो गया, ऊपर एज इट इज, और जो y है उसका क्या हो गया, dy। माइनस का साइन लगेगा। अब y को एज इट इज लिख लो, x का क्या हो जाएगा, dx। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, नीचे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के डिवाइड में, और मल्टीप्लाई में क्या चलता रहेगा, x dy माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब यहां पे हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास क्या चीज बची है, जो चीज बची है वही हमारा क्या है, आंसर। ध्यान से देखो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, माइनस में। देखो ये भी माइनस में, ये भी, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और लास्ट में से आंसर होगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। दे देखो फर्स्ट ऑप्शन, क्या आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आपका, ऑप्शन नंबर ए। नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स मेड बाई ए लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नॉट पॉसिबल। देखिए इसके लिए कंडीशन पता होनी चाहिए आपको। क्या कंडीशन पता होनी चाहिए, मान के चलो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं x, ये x हो गया, y z, और एक लाइन है हमारे पास, क्या है, एक लाइन है, ये ऐसे लाइन जा रही है। ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है मान के चलो अल्फा, y एक्सिस के साथ बनाती है मान के चलो बीटा, और ये ही z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है मान के चलो गामा। तो ये अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, कौन कौन से एंगल हो गए, अल्फा बीटा गामा, एंगल्स मेड बाय लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब इनके ये तो एंगल्स हो गए, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। अब इनके साथ अगर मैं कॉस लगा दूं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इनका स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो ये किसके इक्वल होता है, 1। क्योंकि अब ये क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइंस बन गए। क्या बन गए ये, डायरेक्शन कोसाइंस। ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी और यही कंडीशन हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं।
अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज ऑप्शंस में से उठाइए, पुट करके देखिए, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाती है तो वो ऑप्शन करेक्ट है, और जिसमें नहीं बनेगी वही आपका क्या है, रॉन्ग आंसर है। तो सबसे पहले देखो कॉस की वैल्यू ले रहे हैं हम सारी, तो कॉस के एंगल्स लिख लेते हैं पहले। देखो सबसे अच्छा तरीका याद करने का, स्टार्टिंग होती है 0 से, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब देखो साइन में कैसे स्टार्ट होता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। और कॉस में उल्टा लिख दो, जीरो पीछे से, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस 30 कितना हो गया जी, √3, √3/2, √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो 3/4 प्लस कॉस बीटा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इनका प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब आ जाओ बी ऑप्शन पे, 45, कॉस 45 कितना है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करूंगा 1/4, कॉस 90 0, कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/4। तो ये देखो नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, ये 1/2 आ रहा है। दोबारा चेक कर लो, कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 1/2 आएगा यहाँ पे, और कॉस 90 है 0 रहेगा, और फिर कॉस 45 फिर 1/2 1/2 1/2 1 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है। हमें ये बताना है नॉट पॉसिबल वाला। अब 30, 45, 60, अब ये चेक करो, कॉस 30 कितना हो गया, √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4, कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और कॉस 60 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब देखो इनको और इनको ही प्लस करेंगे तो कितना बन गया, 1, और 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये तो क्या आया, 1 आया क्या, ये नहीं, 1 तो नहीं आया। तो ये ही आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये एंगल्स जो लाइन बनाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। और ये कंडीशन हमने यूज करी है क्योंकि ये क्या है, ये है डायरेक्शन कोसाइंस, और अल्फा बीटा गामा एंगल्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ये लाइन बनाती है, लाइन एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। देखो कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है और वो डिफाइंड है किसी इंटरवल में, और रोल्स थ्योरम को वो सेटिस्फाई करेगा, उसकी 3 कंडीशन होती हैं। वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होता है, और f ऑफ a इक्वल होनी चाहिए f ऑफ b के। ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करनी है किसी फंक्शन की, किसी फंक्शन के लिए, तो वो रोल्स थ्योरम को भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले हमें थर्ड वाली चेक करनी, क्योंकि ये सबसे इजी होती है और ये आपके ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ए और बी इंटरवल्स है, तो देखो जैसे फर्स्ट वाले को देख लेता हूं मैं, इसका ये देखो, ये ए है, ये बी है। अब ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए। चलो फर्स्ट ऑप्शन पे दिमाग लगाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे ऑप्शन से ही जाना है। इसमें फंक्शन है x - 1 अपॉन √x, तो पहले मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा 0 x की जगह पे, तो 0 - 1 अपॉन √0 0 हो जाता है। और अब ये कितने के इक्वल आ गया, ये आ गया आपका -1 अपॉन 0, जो कि इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है जी। अब 1 पुट करके देखो इसी फंक्शन में, चेक करो कि इक्वल आते हैं नहीं आते। अब मैं x की जगह पे 1 पुट कर देता हूं, ये कितना हो गया, 0 अपॉन में 1, तो 1 अपॉन, ये तो 0 बन गया। अब ये तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो पहला ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये तीनों कंडीशन क्वालिफाई करनी चाहिए, तभी फंक्शन हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम को की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आ जाते हैं सी पे। सी पे, अब बी पे भी कर सकते हो, पर चलो मैं बी बता देता हूं आपको, बी पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे 0 और 1 पुट करके देखेंगे कि इक्वल आता है 0 पे और 1 पे या नहीं। अब √x है, √x की जगह पे 0 और 0 - 1, ये क्या बन जाएगा, पूरा 0। अब पुट करके देखेंगे 1, तो √1 1 - 1, ये भी क्या बन गया, 0। तो ये क्या हो गया, इक्वल, मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज है
इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसको अभी होल्ड पे कर लो आप, ठीक है ना। इसकी पॉसिबिलिटीज हैं, तीनों कंडीशन देखनी पड़ेंगी। अब देखो पहला तो एलिमिनेट हो गया, अब आ जाओ सी ऑप्शन पे, 10x बाई एक्स। 10x बाई एक्स किस पे चेक करना है, 0 पे और पाई पे। ये हो गया 10 0 बाई 0, कितना हो गया 10 0 0 हो गया, और 0 बाई 0 तो कैसी फॉर्म बन गई, हाँ जी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब नॉट डिफाइंड वाली सिचुएशन बन गई एक तरीके से। और अब किस पे चेक करना, पाई पे। 10 पाई डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ पे भी पाई। अब देखो 10 पाई क्या हो गया आपका 0, 0 अपॉन पाई क्या हो गया 0। तो क्या ये इक्वल है, नॉट डिफाइंड और 0 कभी इक्वल नहीं हो सकते, नॉट इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अब आ जाओ इस पे, अब इसमें हम चेक कर लेते हैं -1 अपॉन पाई पे, तो साइन 1 अपॉन -1 अपॉन पाई कितना आ जाएगा, साइन पाई ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पाई, और पाई बाहर चला जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन बाहर चला जाएगा तो साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है 0, ठीक है जी। अब आ जाते हैं 1 अपॉन पाई के लिए, अगर 1 अपॉन पाई पे फोर्थ ऑप्शन के लिए चेक करेंगे, साइन 1 अपॉन पाई, ये हो जाएगा साइन पाई, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी इक्वल हो गए, कि ये क्या हो गए इक्वल, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए और सी आंसर नहीं हो सकता, बी और डी में से होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो बची हुई 2 कंडीशन है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इनको चेक करूंगा इन दोनों ऑप्शंस के लिए। अब मैं ऑप्शन डी के लिए जो मैंने अभी सॉल्व किया साइन वाला, इसी के लिए कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ ऑप्शन डी के लिए। अगर ये क्वालिफाई कर गया, ठीक है, फिर मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपका बी होगा, क्योंकि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा वो डिफरेंशिएबल भी होता ही है। समझ में आई बात। अब देखो ऑप्शन डी के लिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन है साइन 1 अपॉन एक्स, साइन 1 अपॉन एक्स। अब कंटिन्यूटी कैसे चेक करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के। तो देखो उसने बोला है कि ये फंक्शन -1 अपॉन पाई टू 1 अपॉन पाई पे डिफाइंड है, आई बात समझ में। तो -1 अपॉन पाई और 1 अपॉन पाई के बीच में 0 तो होगा नंबर लाइन पे, तो मैं 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूं, अगर कंटिन्यूअस होगा तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब मैं 0 पे चेक कर लेता हूं, तो देखो फंक्शन की लिमिट जो है मैं 0 पे चेक कर रहा हूं। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन 1 अपॉन 0 पे चेक कर रहा हूं, 0 माइनस एच एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है जी, ये चीज करने वाला हूं। आगे चलो, अब ये कितना हो जाएगा, साइन 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू 0, अगर ये 0 पे होगी तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन, ये तो 0 ही बन जाएगा, और 1 अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ये जो सिचुएशन बनेगी आपकी साइन इन्फिनिटी की सिचुएशन बनेगी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू को देख के मत बोल देना कि इन्फिनिटी आंसर है, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में होती है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी, 0 माइनस एच है ना, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का आंसर जो आने वाला है, ये आने वाला है नेगेटिव नंबर। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आने वाली है, नेगेटिव नंबर, क्योंकि ये तो माइनस एच है ना नीचे, नेगेटिव नंबर आने वाला है। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लो इसी पे, अब इस पे राइट हैंड लिमिट चेक कर लो ऑप्शन डी के लिए, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे फंक्शन के पे, तो अब फंक्शन लिमिट x को 0 पे, और ये कहां से अप्रोच करेगा, राइट साइड से, इसलिए 0 पॉजिटिव, ये 0 नेगेटिव। अब फंक्शन हमारा क्या है, साइन 1 अपॉन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पॉजिटिव है। आगे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, साइन 1 अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन 1 अपॉन 0 दैट इज साइन इन्फिनिटी। अब ये क्योंकि इसके सामने कोई माइनस का साइन नहीं है, तो ये कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव नंबर बिटवीन -1 to 1। ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव, क्या ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, नहीं, नॉट इक्वल। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइम बचाना है, कभी बी को भी सॉल्व करने बैठ जाओ, जब ए सी और डी नहीं है तो बी ही आंसर होगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इज इक्वल टू 0 टच इज द स्फेयर एट द पॉइंट। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आप ऑप्शंस उठा के कर सकते हैं। देखो, कोई एक प्लेन है और ये स्फीयर को टच करता है, मान के चलो इस तरह से इस पॉइंट पे। तो जो ये पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे द इक्वेशंस ऑफ प्लेन एंड स्फेयर। दोनों को ये क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो हमारे पास प्लेन की क्या इक्वेशन है, 2x 2y z 12। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन बाय ऑप्शन वैल्यू पुट करके देख लेंगे। दोनों इक्वेशन पहले प्लेन में पुट करके देखो, 1 2 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। ऑप्शन ए के लिए चेक कर रहा हूं, प्लेन में पुट कर रहा हूं वैल्यूज x y z की, ऑप्शन ए की। तो -2 हो गया, प्लस z की वैल्यू 3 प्लस 12। अब इसको सॉल्व करो, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा देखते हैं। 2 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 9, और ये तो नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ये तो नहीं हो सकता, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी पे। बी के लिए चेक कर लो, 1 2 1 पुट कर लो, 2 x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -1 और 12। चेक करो कितना आ रहा है, 2 -4 -1 प्लस 12 कितना आ रहा है। ये भी 0 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, तो सेकंड भी आंसर नहीं हो सकता। सी पे आ जाओ, -1 -4 और 3। सी ऑप्शन के लिए चेक करो, -1 -4 3 12 इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आएगा। ये आ जाएगा आपका -2 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 12। ठीक है जी। अब क्या ये 0 आ रहा भाई साहब, ये भी 0 नहीं आ रहा, कहीं दूर दूर तक 0 नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा ना, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, चेक करके देख लेते हैं। x की वैल्यू -1 2 -1 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू -2 और 12। चेक करो कितना आएगा, -2 -8 -2 12, 8 और 2 10, ये कितना हो गया, -12 प्लस 12 कितना हो गया 0। देखो हो गया 0, मतलब इस प्लेन में x y z की वैल्यू -1 4 और -2 पुट करने पे सेटिस्फाई होती है। इसमें पुट करोगे x y z की ये वैल्यूज तो भी सेटिस्फाई करेगी। तो ये ही वो पॉइंट है जो टचिंग पॉइंट है प्लेन और स्फेयर का, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। मान के चलो ए कोई मैट्रिक्स है, if A is equal to its A transpose, then A matrix is said to be symmetric matrix. Symmetric matrix. और ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर A is equal to माइनस ऑफ A ट्रांसपोज के है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हैं जो इस क्वेश्चन में आ रही हैं, दोनों का आपको पता होना चाहिए। अब देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डेफिनेशन भी होती है। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, अब किस किस का सम लिख सकते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी, ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, तो ये आपको याद करना पड़ेगा।
सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन जरूर अच्छा है कि आप इसको याद कर लो कि भाई कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं, जैसे 3x3, 4x4, 5x5। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। आप ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 96 का क्या करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वर्क डन बाय द फोर्सेस P एंड Q टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट A टू B। देखो पॉइंट A से पॉइंट B पे किसी पार्टिकल को लेके जाना है, तो वर्क डन क्या होगा ये बताना है। ठीक है जी। और पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है -2i प्लस 5j प्लस 7k लिखा हुआ है, और पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर है 3i 7j प्लस 2k लिखा हुआ है। इतना काम क्लियर हो गया। अब देखिए हमें क्या बताना है, वर्क डन। सिंपल सी बात है, वर्क डन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, तो नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को डायरेक्टली प्लस कर देंगे। तो देखो एक ये फोर्स है P, एक Q, तो I कैप को I कैप में, J कैप को J कैप में, K कैप को K कैप में सिंपली ऐड कर दो तो नेट फोर्स आ जाएगा। तो 2i कैप 1i कैप कितना हो गया 3i कैप -3, और इसका कितना हो जाएगा +2j कैप, K का -2k कैप। ये तो आपका कितना आ गया, ये आ गया नेट फोर्स अप्लाइड। ठीक है ना। अब देखो अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ये आपको समझना है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, पॉइंट A से B जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इसको माइनस कर दो, B में से A को माइनस कर दो। B क्या है, ये है, A ये है, माइनस कर दिए। 3 माइनस -2 क्या हो जाएगा 5i कैप, 7 माइनस 5 2j कैप, 2 माइनस 7 -5k कैप। ये आपका क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली अब आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना निकाला हमने, ये रहा 3i कैप 2j कैप 2k कैप, और इनकी मल्टीप्लाई करनी है 5i कैप 2j कैप 5k कैप। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। हाँ जी। अब चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 5 15, 2 × 2 4, और ये कितना आ जाएगा -2 + 10, कितना आ जाएगा 29। और ये ही क्या है, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया इनका। ठीक है, इस क्रॉस से ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ये मल्टीप्लाई है बेसिकली, मैं हटा ही देता हूँ। कितना आ गया 29 यूनिट्स। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल, ये फॉर्मूला पता हुआ होना चाहिए था, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, देखिए एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है। अब इन प्लेन्स, दो प्लेन्स है हमारे पास जिनकी इक्वेशंस लिखी हुई, उनको मैं लिख लेता हूँ। 2x - y + z = 6, ये प्लेन 1 है। इस प्लेन 1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट्स है ना, वही इनके क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो प्लेन 1 के लिए, प्लेन 1 की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, प्लेन 1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स, मतलब क्या हो जाएंगे 2 - 1 और 1।
ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब मैं प्लेन 2 के डायरेक्ट लिख रहा हूं। प्लेन 2 के कितने हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज? डायरेक्शन रेशियोज एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 1, जेड का 2, तो ये हो जाएगा 1 1 और 2। क्लियर हो गया। अब मैंने क्यों लिखे प्लेन 1 और 2 के डायरेक्शन रेशियोज? क्योंकि मुझे एंगल निकालना है, और एंगल क्या होता है कॉस थीटा, थीटा एंगल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस या फिर प्लेन्स। यहां पे प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया 2। अब मैं चलो एक स्टेप में लिख के दिखा देता हूं वरना फिर आप कंफ्यूज जाओगे। 2.1 प्लस -1.1 प्लस 1.2, इनको प्लस कर दिया। नीचे रूट में ये जो डायरेक्शन रेशियोज है इनका स्क्वायर का सम, 2 2 का सम 4, 1 1, और मल्टीप्लाई में क्या करना है 2 के डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम 1 1 4। कितना आ जाएगा 2 -1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4 + 1 + 5 6 √6, और ये भी कितना हो गया √6। 2 + 2 4, 4 - 1 3, ये कितना आ जाएगा 36। ये कितना हो जाएगा 3/6, ये कितना हो जाएगा 1/2। अब एक चीज मुझे बताओ, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? ये देख लो, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर। ठीक है जी, ये आ जाओ। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं cos 60, ये cos थीटा है, यहाँ भी cos यहाँ भी cos, तो ये थीटा इससे कंपेयर करो, बीच में इक्वलिटी का साइन है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं π/3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। ठीक है जी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2020 के एचटेट के पेपर में भी पूछा गया है। तो इसका आपको मैं देखो निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद कर लो। अगर आपसे कोई वॉल्यूम पूछता है इस तरह के कार्डियोइड की, इसकी शेप कैसी होती है कार्डियोइड की? इसकी शेप इस तरह से होती है, हार्ट शेप होती है, क्योंकि कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड है ना, तो कार्डियोइड इसकी शेप भी हार्ट की तरह की होती है। तो ये रिवॉल्यूशन कर रहा है या कुछ इससे शेप बन रही है कार्डियोइड से, तो उसकी वॉल्यूम जो होगी वो होगी हमेशा 8/3 πa³। और अगर कोई सरफेस एरिया पूछ ले तो वो होती है 5/36 πa²। सरफेस एरिया में स्क्वायर होता है ए का और वॉल्यूम में ए का क्यूब होता है। यहाँ पे 8/3 होता है, यहाँ पे 5/36 होता है। ये आप डायरेक्ट याद कर लें, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, रिजल्ट है ये। ठीक है ना, अगर एरिया पूछे तो ये कर लेना। निकाल भी सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। अगर आपको नहीं आता है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले जो ईजी क्वेश्चन है उसको कर लें, इसको लास्ट में करें क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा। बाकी आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, वो बेस्ट ऑप्शन है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं आज की वीडियो के। देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू दिस लाइन, ये देखो ये एक पॉइंट है 1 2 3 और एक लाइन है, ये गई जी लाइन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉइंट, ये मीटिंग पॉइंट है, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x - 6/3 इज इक्वल टू y - 7/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ z - 7 डिवाइड बाई -2। अब देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस खुद ही बोल रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर मुझे सिर्फ ये कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से मान के चलो ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये M है। अगर मुझे M के कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो मैं AM डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ AM में डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब मैं ये M पॉइंट कैसे निकालूं? M पॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक जनरल पॉइंट फाइंड आउट करना होगा लाइन पर। अब ये लाइन है BC, इसकी इक्वेशन जो है वो ये है, तो यहाँ पे जनरल पॉइंट निकालने के लिए मैं इसको K के इक्वल कर लूंगा। यहाँ से Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी
-2 के +7, ये z कोऑर्डिनेट आ गया। x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3 के +6, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2 के +7। ठीक है जी, ये आपका x कोऑर्डिनेट, मैं अच्छे से यहां पे लिख देता हूं, फिर मैं इरेज कर दूंगा इसको। ये आपका x कोऑर्डिनेट 3 के +6, ये y कोऑर्डिनेट 2 के +7 और ये z कोऑर्डिनेट आ गया -2 के +7। मतलब कहने का क्या है, कहने का जो मतलब है ये है कि एक पॉइंट आ गया जो इस लाइन पे होगा, इस लाइन का एक जनरल पॉइंट आ गया। ये बात समझ में आ गई। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। अब ये लाइन है, इसमें तो डायरेक्ट दे रखे हैं, जो डिनोमिनेटर में यही डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज शॉर्ट में लिख रहा हूं क्या हो जाएंगे -2 3 2, ये हमारे क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे लाइन के लिए। लेकिन अब मुझे AM के डायरेक्शन रेशियोज भी तो पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि AM ही परपेंडिकुलर है BC के। BC लाइन के डायरेक्शन रेशियोज तो ये रहे, AM के कैसे निकालूं? AM के निकालने का तरीका ये है कि A के कोऑर्डिनेट्स पता हो, M के कोऑर्डिनेट्स पता हो। जनरल पॉइंट मैंने ये ले लिया, मान लिया अब ये M के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने लेट कर लिया 3 के +6, 2 के +7 और कॉमा में -2 के +7 है M के कोऑर्डिनेट्स। अब मैं क्या करूंगा, AM के लाइन AM के डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट्स को म्यूचुअली हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM कितने हो जाएंगे, 3 के +6 -1 कॉमा 2 के +7 -2 कॉमा -2 के +7 -3। आगे सॉल्व कर लो, 3 के +5, 2 के +5 और ये -2 के +4। अब ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए किसके, लाइन AM के। अब क्योंकि AM इज परपेंडिकुलर टू BC, तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाता है। अब लाइन का क्या है -2 ये रहा डायरेक्शन रेशियो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 के +5। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे k की वैल्यू चाहिए और k की वैल्यू फिर मैं यहां पे पुट कर दूंगा, m के मुझे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं ये जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं। k की वैल्यू पुट होने के बाद ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे m के, फिर हम am में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के am का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन BC क्या हो जाएंगे, 3 2 -2 3 2 -2। तो लाइन BC और AC परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 के +5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9 के +15, 2 की कर रहा हूं 4 के +20, -2 की इससे कर रहा हूं +4 के -8 इज इक्वल टू 0। 9 4 13, 13 + 4 17 के, 15 20 35, 35 में से आपका कितना हो जाएगा माइनस, देखो दोबारा चेक करो, 3 2 -2, 3 से मल्टीप्लाई किया 9 के +15, 2 से किया 4 के +10 आएगा, ये 10 आएगा, तो ये 10 + 15 कितना 25, 25 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आएगी -1, k की वैल्यू कितनी आएगी -1। अब k की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करते ही मेरे पास m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, एट k इज इक्वल टू -1 पुट कर लो, k की वैल्यू माइनस पुट करूंगा 3 के +6 क्या हो जाएगा 6 - 3 3 आ जाएगा, k की वैल्यू -2 7 - 2 5, k की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो गया 9। अब m के कोऑर्डिनेट से आ गए, a के कोऑर्डिनेट से हैं, डिस्टेंस AB आसानी से निकाला जा सकता है। डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा, रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4,
5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 49 रूट 49 कितना आ जाएगा 7। तो 7 यूनिट्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। हमने क्वेश्चन नंबर 91 to 100 डिस्कस किया है आज की वीडियो में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखें, इसी तरह से हमारी वीडियोस आती रहेंगी और हम अपना पूरा ये जो है 2022 वाला स्टेट पीजीटी है कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारा पहला सॉल्यूशन नहीं देखा है 2023 वाला, तो उसकी भी मल्टीपल वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हमने अपनी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है एचटेट के नाम से, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब RKC मैथ्स।